लेकिन सबसे बड़ी खबर डोडा के हवाले से, जहां एक हादसा हुआ है जिसमें कीमती जानें तलफ हुई हैं। डोडा बटोर कौमी शाहरा पर असर के नजदीक मुसाफिरों से लदी बस को पेश आए हादसे में अभी तक 36 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि यहां 19 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर बस डोडा से जम्मू की तरफ जा रही थी। जिस तरह असर के नजदीक दोपहर 12:30 बजे के करीब ये बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 36 अफराद जाम बहक और 19 दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 6 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। बताया जाता है कि बस में 55 अफराद सवार थे। हादसे के बाद ही मकामी लोग, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस व सिविल इंतजामिया ने वसी पैमाने पर इमदादी कार्रवाई शुरू की। वाज़ेह रहे कि इसी मकाम पर 1 साल कबल भी एक अलमनाक हादसे में महकमा R&B का एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत तामीराती आवा के 5 अफराद लुकमा अजल बन गए थे। इन तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कितना खतरनाक हादसा हुआ है। बहुत ही गहरी खाई में जा गिरी ये बस, कई सारे मीटर एक खाई में गिरी है। 55 अफराद इस बस के अंदर सवार थे। हालांकि डोडा का ये रास्ता काफी एक्सीडेंट प्रोन तस्वर किया जाता है और इससे पहले भी यहां हादसे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर का जब हम खाका देखते हैं तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज रोड एक्सीडेंट्स को देखकर ही इसी खत्ते के अंदर पाई जा रही है। और आज एक बार फिर से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें कीमती जानें तलफ हुई है। दरिस्ना वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने डोडा सड़क हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। इसी दौरान वजीर आजम ने मुतासरीन के हक में समाजी राब्ता साइट पर यह भी ऐलान किया है कि एक्सग्रेशिया रिलीफ जारी करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में बस हादसा अफसोसनाक है। इन खानदानों से वज़ीर आज़म ने ताज़ियत की है और कहा कि ये इस हादसे में ऐसे अफराद की जो करीबी लोग हैं, जो अजीज व अकारिब हैं, वो जाम बहक हो गए हैं और उनकी इस बर्दाश्त को, यानी इनकी इस हादसे में मरने की बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने दुआ की है। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने यह भी ऐलान किया है कि 2 लाख रुपए जो है एक्सग्रेशिया के तौर पर उन्हें दिए जाएंगे और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी दौरान अमित शाह की जानिब से भी एक ट्वीट आया है जिन्होंने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और उन्होंने भी मरने वालों के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है और इस अफसोसनाक सड़क हादसे को लेकर उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जो अभी जख्मी हुए हैं उन्हें पूरी इलाज और मुआवजा के लिए उन्होंने हिदायत भी जारी कर दिए हैं। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया है। हालांकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से इस हवाले से ट्वीट्स आए हैं और उन्होंने समाजी राब्ता साइट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने गहरे दुख का इजहार किया है। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, जो कि साबिका वज़ीर आला भी है, उन्होंने भी इस हादसे पर सख्त अफसोस का इजहार किया है और मरने वाले लवाहिकीन के साथ उन्होंने ताज़ियत का भी इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी समाजी राब्ता साइट एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने भी इस सड़क हादसे पर 36 अफराद के जाम बहक होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। में इस सड़क हादसे को लेकर आज अफसोस का इजहार किया है और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी अपील की गई है कि न सिर्फ इन सड़कों को बेहतर बनाया जाए ताकि
जो ये सड़क हादसे आए रोज रोनमा होते रहते हैं इन पर काबू पाया जा सके, बल्कि इतना भी कहा गया है कि जो आज यहां पर मारे गए हैं उनके लवाहिकीन को मामलत की जाए और साथ ही साथ जो जख्मी हैं उन्हें भी सही तरह से इलाज और मुआवजा फराहम किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज बारामूला के पट्टन इलाके में एक अवामी कन्वेंशन हुआ और इस कन्वेंशन में मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए पार्टी के कारकुनान थे। पार्टी की सीनियर क़यादत भी यहां पर थी और इस दौरान आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला के कल के बयान के बाद सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर काफी गर्मा गई है, क्योंकि साल 2010 के वाक़ात या अवराक को एक बार फिर से फेरा जा रहा है, जिस वक्त उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी सरकार को उस वक्त डिस्टेबल करने की कोशिश की गई और उस वक्त गुलाम हसन मीर का नाम भी काफी सरगर्म रहा है और इस हवाले से एक बार फिर से यह सियासत आज यहां पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बारे में मुझे फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब उमर अब्दुल्ला ने यहां मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के हवाले से फिर मुझे वजाहत और कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्ताफ बुखारी साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि मैं सियासत कर रहा हूं, हुकूमत भी की है, अवाम की खिदमत भी की है, लेकिन मैं सियासत में आकर कोई सियासी दुकान नहीं चला रहा। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैंने कभी दुकान चलाया नहीं है, क्योंकि दुकान में सौदाबाजी होती है। मैंने कभी सियासत में रह के सौदाबाजी नहीं की है। सियासत की है, सियासत करता हूं, करता रहूंगा। हुकूमत की है, आज नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी करूंगा। जहां तक रही हुकूमत को गिराने की साजिश, इसमें मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अल्ताफ बुखारी साहब ने सारा क्लियर कर दिया है कि 2010 में क्या हो रहा था। ये साजिश पहली बार नहीं हुई है। शेर कश्मीर के साथ 1953 से ये सिलसिला शुरू हुआ, आज तक होता रहा है, आगे भी होगा ना। अब ये क्या कह सकता हूं ना। अब जहां तक मुझे याद है, टंगमर्ग में कोई जलसा नहीं हुआ। टंगमर्ग में ऑल पार्टी एमपीज की मीटिंग बुलाई गई थी। उनको वहाँ ज़मीनी सतह पे हालात जो है वो दिखाए गए थे। लोगों की नाराज़गी जो है उसका थोड़ा सा हम मरकज़ को दिखाना चाहते थे कि यहाँ हालात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जलसा मुझे याद नहीं है, ना कोई जलसा वहाँ हुआ। टंगमर्ग जला और बुरी तरह से जला। जलाने वाले कौन थे, वो भी अगर अल्ताफ बुखारी साहब फिर बताएं वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वो भी शायद फिर 2010 की साजिश के साथ जुड़ा हुआ है। जनाब, इतनी हिम्मत है मुझे कि इंडिया अलायंस में रह के मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कह सकूं। बुखारी साहब बीजेपी के दोस्त हैं, इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। एलजी साहब के दोस्त हैं, इसलिए एलजी साहब के बारे में कुछ कहते नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बीजेपी। चलिए, उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उमर अब्दुल्ला ने और भी कुछ मामलात को छेड़ा और उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और खासतौर पर उनके निशाने पर आज अपनी पार्टी के जो लीडरान थे वही नजर आ रहे थे। खासतौर पर उन्होंने पट्टन के अंदर इस अवामी जलसे से या इस कन्वेंशन से खिताब करने के बाद जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने इंडिया अलायंस का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में रहकर मैं कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं और कहता हूं और इसी को जमहूरियत कहते हैं, लेकिन बुखारी साहब यानी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब बीजेपी और गवर्नर के साथ रहकर कुछ बोल नहीं सकते हैं, यानी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। न सिर्फ इतना, कर्नाटक के अंदर हिजाब का मामला आज भी काफी सरगर्म है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने कई एतराजात उठाए और ये एतराजात कांग्रेस को लेकर उन्होंने उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए गलत नहीं हुआ, सरदारों के लिए भी गलत हुआ। आप मुझे बताइए ना, आप ये ऑर्डर कैसे जारी करेंगे सरदार बच्चों के खिलाफ? क्या उनके पगड़ी उतारेंगे आप? बताएं मुझे, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कि आप सिर ढक नहीं सकते।
आप अपने कान जो है कवर नहीं कर सकते, कोई हेडगियर नहीं होना चाहिए। क्या कर्नाटका में कोई सरदार बच्चा जो है वो अब इम्तिहान नहीं दे सकेगा? हमारी बच्चियों के साथ तो ये कर्नाटका में पहली बार नहीं हुआ है, और हुकूमत ने कहा ये सिर्फ हिजाब के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है। सरदार बच्चे क्या करेंगे? क्या उनकी पगड़ी उतारोगे आप इलेक्शन ये एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के से पहले? बताएं ना। ये हमने किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाया, हम उस ऑर्डर के खिलाफ हैं। अगर कांग्रेस हुकूमत कर रही है, अगर निशाना उन पर पड़ता है तो मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। अफवाह फैला रहे हैं ना आप। उमर साहब देखिए आप सुनिए ना। तो अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जो आज अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहां पर आज एक तकरीब के अंदर मौजूद थे। दरअसल आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी का 18वां योम तासीस भी था, और इस निस्बत से आज यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी के अंदर शोबा अरबिक में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का भी आज इफ्तिताह किया। और इस मौके पर जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके हमरा थे, और इस दौरान यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए थे जहाँ पर बच्चों की जो तखालीक थी वो यहाँ पर पेश की गई हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन स्टॉल्स का मुशाहिदा भी किया, स्टूडेंट्स के साथ भी बात की। देर हो गई थोड़ा। नाज़रीन, कोर्ट कम्प्लेक्स बडगाम की इचगाम मुंतकली को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर हम सियासत नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको मुंतकल किया जाए, लेकिन बेशतर लोग ये भी कहते हैं कि बडगाम वेस्टिनिटी के अंदर ही इसको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज जमीन भी उन्हें फराहम की जा सकती है। दरअसल आज बडगाम डेवलपमेंट फोरम के नाम से एक फोरम के जो लीडरान हैं या उसके जो मुंतजमीन हैं वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, जिसमें गुलाम मोहम्मद हमदर्द ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि जिला हेडक्वार्टर के आसपास काफ़ी सारी ज़मीन दस्तयाब है जहां पर इस कोर्ट कम्प्लेक्स को मुंतकल किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कोर्ट कम्प्लेक्स को बडगाम के मज़ाफात के बजाय इचगाम मुंतकल करना सही और दुरुस्त फैसला नहीं होगा। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करके इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बडगाम कस्बे के आसपास से जो दस्तयाब जमीन है वहां पर मुंतकल करें। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम की रिलोकेशन है, ये अब नागुज़ीर बन चुकी है। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें जगह की इतनी कमी है, उसमें इतना सफोकेशन है कि जज साहिबान वहाँ पे आराम से नहीं बैठ सकते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान वहाँ पे आसानी से सांस नहीं ले सकते हैं। हमारे लिटिगेंट्स की तो बात ही नहीं, पार्किंग और दूसरी जगहों की बात ही नहीं। इस पॉइंट पे सब हम मुतफिका हैं कि रिलोकेशन ऑफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और किसी भी सूरत में होना चाहिए। अब मसला है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स की रिलोकेशन तामीर नौ कहां पे हो जाए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम अपना नुक्ता नजर पेश करती है कि हमारे डीसी ऑफिस से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स का रिलोकेशन होना चाहिए। तो बडगाम से एक मामूली एप्लीकेशन या एफिडेविट के लिए कहां पे बडगाम का बाशिंदा
8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर दूर यजगाम जाएगा, फिर उधर से एप्लीकेशन लिख के लाएगा या हल्फ बयान बना के लाएगा या कोई और कागज बना के लाएगा। मिसाल के तौर पर लोन के लिए जो कागजात बनाए जाते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं सोनम लोटस की, जिसकी हालिया दिनों लेह मुंतकिली की गई है। और सोनम लोटस के बारे में यही कहा जा सकता है कि साल 2014 के बाद सोनम लोटस एक सेंसेशन बन चुकी है। और जब से सोनम लोटस जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात रहे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से लोगों को वो इंफॉर्मेशन देते रहे, अपडेट्स देते रहे, फोरकास्ट बताते रहे, उसमें जम्मू कश्मीर के लोग सोनम लोटस की वजह से ही ज्यादा वेदर कॉन्शियस हुए हैं। लेकिन आज सोनम लोटस कश्मीर छोड़ रहे हैं और अब वो लेह मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि हाल दिनों उनकी मुंतकिली के हवाले से सरकार की जानब से एक ऑर्डर जारी हुआ है। लेकिन हंसते हंसते सोनम लोटस ये भी कह गए हैं कि कश्मीर में उन्हें काफी सारा प्यार मिला है, कश्मीर के लोगों की जानब से भी उन्हें काफी सारा प्यार मिला है, सपोर्ट भी मिला है। और साथ ही साथ जो उनके साथ टीम यहां पर काम कर रही थी वो ज्यादा काम कर रहे थे। सोनम लोटस सिर्फ एक टीम लीडर थे, लेकिन जो उनके मातहत काम करने वाली टीम थी उन्हीं के सपोर्ट से आज सोनम लोटस का नाम जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में हर फर्द की जुबान से लिया जा रहा है। इंडिया ने मुझे यहाँ पे मतलब लोगों को खिदमत करने का जो है मौका मिला है, तो लोगों ने जब खिदमत, मैंने भी पूरा भरपूर कोशिश किया है अपनी तरफ, जो भी मैं कम कर सकता हूँ तो अपनी तरफ से किया है, क्योंकि मेरे साथ जो है मेरा टीम सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है। तो लोगों ने भी मुझे काफ़ी मतलब मदद किया है, क्योंकि जो भी ऑफिस चलते हैं तो ऑफिस एक आदमी से नहीं चलते, ऑफिस का एक टीम होता है। मैं चलो मेरा नाम इसलिए आया था क्योंकि मैं एक टीम का लीडर था। तो इसके साथ साथ मेरे साथ जो है दूसरे साथी लोग हैं बहुत ही, जो कि पूरा जम्मू से कश्मीर से या भारत की दूसरी जगह से भी पोस्टिंग किया है। सबका सपोर्ट मिला है और लोगों की तरफ से बहुत प्यार मोहब्बत मिला है। तो सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। ये जो दिलचस्प सफ़र रहा है, बहुत मतलब वेरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट रहा है। जो 2008 में जब 2014 में जब सैलाब आया है, तो सैलाब बिल्कुल ये नेचुरल फिनोमेना था। तो लेकिन इसके बाद क्योंकि सैलाब का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था, तो पूरा कश्मीर में अब सैलाब बहुत फ्लड ऑफ द सेंचुरी टाइप का ऐसे मतलब ज़्यादा मैग्नीट्यूड था। तो इसके बाद जो है लोग वेदर कॉन्शियस हो गया, जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके कश्मीर के लोग जो है वेदर को काफ़ी मतलब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से मंशियात की बिदत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला में बदनाम और मतलूब खातून मंशियात फरोश समेत 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन बारामूला की एक पुलिस पार्टी ने SHO बारामूला की सरबराही में DYSP हेडक्वार्टर बारामूला की निगरानी में ग्रिड स्टेशन के करीब दीवान बाग में कायम चौकी पर एक खातून को रोक लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 60 ग्राम ममनुआ ब्राउन शुगर जैसी चीज बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश खातून की शनाख्त हीगाम सोपोर की रहने वाली अफरोजा बेगम के बतौर हुई है। इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी बारामूला के डिप्टी रजिस्ट्रार आरिफ शाह ने आज डेलिना बारामूला में जन औषधि केंद्र का इफ्तिताह किया, जहां पर लोगों को रियायती नरखों पर दवाइयां मिलेंगी। डेलिना के लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि अब उन्हें जेनरिक अद्वियात के लिए बारामूला नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने इस स्टोर को इनकी दहलीज पर ही खोल दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे एक जो मेडिसिन शॉप यहाँ पे इसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, इसमें इस दुकान में जो मेडिसिन है वो बिल्कुल अफोर्डेबल रेट्स पे मिलेगा। दवाई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक अमीर को फ़ायदा नहीं बल्कि गरीब को भी चाहिए। डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे हर घर में हर दिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता है। मैं दिलना के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ इस दुकान पर आप आइए, यहाँ पे सस्ते दामों में आपको दवाई मिलेगी और इस चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठाओ। जितने भी जेनरिक मेडिसिन होते हैं
वो आम लोगों तक घर घर उनके डोर स्टेप्स तक पहुंचे। खास मकसद जन औषधि केंद्र का यही होता है। ये जन औषधि केंद्र जो है ये कैसे बाकी जो हमारे मेडिकल शॉप्स है उनसे कैसे डिफरेंट है, ये इस तरह से डिफरेंट है और इस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे कि अगर हम बाकी मेडिकल शॉप्स की तरफ देखेंगे वहाँ पे ब्रांडेड आपको मेडिसिन मिलेंगी, लेकिन अंदर जो साल्ट होता है इसमें वो सेम होता है जो जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो इस जन औषधि केंद्र से लोगों को ये फ़ायदा पहुंचेगा कि लोगों को ये दवाइयाँ नाज़रीन, जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से कल दिए गए बयान के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत बयानबाजी तेज हो रही है। जहां आज भी उमर अब्दुल्ला ने बयानबाजी की है, वहीं पर आज जवाब एक बार फिर से सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से उड़ी बारामूला के अंदर बोनियार उड़ी के अंदर दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ राज ऐसे भी हैं कि अगर उनसे पर्दा हटाया जाए तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। क्या ये पर्दे हटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। गुलिस्तान न्यूज आप देखते रहें। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में नहीं बल्कि दीगर नशरियात के अंदर तमाम सियासी बयानात को लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।